All right, hi guys. Good afternoon. All right. Yeah. Hi, afternoon, Nishan. Good afternoon, Sarvesh. Hi, Precious. Hi, Aman. Good afternoon, Ishan. Yeah. Hi, Gautam. All right. हाँ हाँ क्लास स्ट्रेंथ तो कम ही रहेगा. आई एम नॉट श्योर इफ मेनी स्टूडेंट्स आर विलिंग टू अटेंड अ लेक्चर ऑन संडे. हाँ, so did you guys get a chance to attempt the homework that I shared with you in the last class? पहले क्विकली कुछ डाउट्स का डिस्कशन करना है. लाइक जो होमवर्क आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम में दिया था. I think these were the questions. अच्छा, पहले चैप्टर जिसने होमवर्क नहीं किया है पहले चैप्टर करके भागना चाहते हैं सब. चलो ठीक है, वैसे अपना ज्यादा चैप्टर बचा नहीं है, छोटा सा ही पार्ट बचा हुआ है. तो लेट्स गेट डन विद दिस. सो इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास का जो हमारा डिस्कशन था, लेट मी जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू दैट. हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने के बाद में आयनिक कंपाउंड्स का डिस्कशन कर रहे थे. एंड आयोनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने बात करा था रिगार्डिंग द लैटिस एनर्जी, हाउ इट इज न्यूमेरिकली एस्टिमेटेड from a thermodynamic method called Born-Haber cycle, and how it can be compared between different ionic compounds. ठीक है. Then in the end we had talked about this aspect of covalent character in ionic compounds, जिसमें we had talked about this distortion of the electron cloud of anion by the electron or by the cation, which results in introducing covalent character in ionic compounds.
राइट. तो यूजुअली जो स्मॉलर साइज आयन रहता है हमारा कटायन, राइट, it distorts the electron cloud of the larger size ion, which is the in general anion, right. And because of this distortion, the dipole moment that we observe for the compound is less than the theoretically estimated dipole moment. ठीक है. So as a consequence, there are certain properties which are going to be affected. Now what properties are going to be affected and how it is going to happen, वो हम यहाँ पर notice करेंगे. ठीक है. हाँ हाँ, राइट ईशान, करेक्ट. हाँ, अमान नहीं, इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, बस एक साइन कन्वेंशन का ही अंतर रहता है अमान. वो साइन कन्वेंशन की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद में यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स. ऑल राइट. नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने फजान्स रूल डिस्कस किया था, and the simple statement of Fajan's rule was that more this polarization was, right, more was the covalent character in the compound, right. Now how is this polarization dependent on certain fundamental factors, एक एक करके observe करते हैं. So पहला factor observe करना है यहाँ पर, notice करना charge of ions. Now charge of ions में we are just thinking in terms of the magnitude. अगर कटायन है या अनायन है, किसी का भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन बढ़ जाता है. किस तरीके से, यहाँ पे आप नोटिस करना, अगर कटायन का चार्ज ज्यादा होता है, राइट, तो क्या होगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा बिकॉज लेसर इलेक्ट्रॉन्स टू शील्ड, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो उससे पोलराइजिंग पावर, जो कटायन का पोलराइजिंग पावर रहता है, राइट, कटायन के लिए भी यूज दिस वर्ड पोलराइजिंग पावर because it is the one which attracts the electron cloud. So polarizing power of the cation increases. इसी तरीके से अगर अनायन का चार्ज बढ़ जाता है, अनायन का चार्ज कैसे बढ़ता है, अनायन का चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने से बढ़ता जाता है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन दोज इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज बिकॉज शील्डिंग ज्यादा होने लग जाएगी, तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स विल बी समथिंग विच कैन बी नाउ मोर अट्रैक्टेड. तो उससे पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन, राइट, वी यूज द वर्ड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन बिकॉज अनायन खुद डिस्टॉर्ट होता है, अनायन खुद पोलराइज होता है. सो पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ जाएगा. तो समरी हमारा कैसा हो गया, चार्ज ऑफ आयंस अगर बढ़ जाएगा तो पोलराइजेशन बढ़ जाता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू कंपेयर दीज थ्री केसेस NaCl, MgCl2 एंड AlCl3, इसमें अनायन तो सेम है तीनों में, क्लोराइड आयन ही है. कटायन इज डिफरेंट, एंड कटायन में एज यू कैन नोटिस द चार्ज, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, +1 +2 +3. सो ग्रेटर दिस चार्ज, greater will be its influence on polarizing the anion, and as a consequence it will have a greater covalent character. And that is the reason that one of the questions which you guys had asked to me जब हम इनिशियल में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे, जब हमने Al2Cl6 के अंदर डिस्कस किया था किस तरीके का एक अरेंजमेंट रहेगा, बॉन्ड फॉर्मेशंस रहेंगे, तो किसी ने तो डाउट पूछा था मुझसे दैट shouldn't AlCl3 be an ionic compound, and you were right that AlCl3 is an ionic compound, but it has got a predominant covalent character because of this increased polarization power of Al3 plus ion. Okay, so that influences, it influences certain properties, it influences properties like
AlCl3 exists in form of Al2Cl6 dimer. ठीक है, इट अफेक्ट्स इट्स प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अभी आप नोटिस करोगे, मैं आगे बात करूंगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जनरली आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, कोवलेंट कंपाउंड्स में कम रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं। सो यहाँ पर नोटिस करना, अल्यूमिनियम नाइट्राइड Al2O3 AlF3, राइट, ये 3 एग्जाम्पल हो गए। इनमें कोवलेंट कैरेक्टर कैसा रहेगा, हाउ वुड द कोवलेंट कैरेक्टर बी? आपका क्या गैस रहेगा? कटायन तो सेम है तीनों में, अनायन डिफरेंट है। यहाँ पर अनायन का चार्ज -3 है, यहाँ पर अनायन का चार्ज -2 है, यहाँ पर अनायन का चार्ज -1 है। तो क्या हमने यहाँ पे फैक्टर पढ़ा, चार्ज ऑफ आयंस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयंस अगर बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन पावर बढ़ जाएगा, या पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो दिस विल बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। अगर मैं आयोनिक कैरेक्टर पूछ रहा होता, राइट, हैड आई आस्क्ड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, तो फिर इट वुड हैव बीन इन द ऑपोजिट मैनर। समझ में आया गौतम? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर नोटिस करना, जब चार्ज सेम हो जाए तब आप साइज के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, अब साइज का फैक्टर नोटिस करना किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर कटायन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, अगर कटायन का साइज बड़ा होता है तो नहीं, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी नहीं है, बट हाँ, चार्ज वुड बी डोमिनेटिंग इन केस ऑफ साइज में अगर ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो मैं बताता हूँ थोड़ी सी देर में, गिव मी सम टाइम। यहाँ पर साइज ऑफ कटायन के ऊपर नोटिस करना, एज आई वाज सेइंग कि मान लो साइज ऑफ कटायन छोटा होता है, ठीक है, लेट्स से यू हैव द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू कंपेयर। ठीक है, हाँ, मैं एक्चुअली अनम्यूट कर देता हूँ सबको, कमी बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, तो यू कैन लेट मी नो इफ यू हैव सर्टेन डाउट इन बिटवीन, क्योंकि आई थिंक आज कुछ जूम में गड़बड़ है, हैंड रेज वाला फीचर काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो वो आज से हुआ है या कल से हुआ है, बट देर इज सम प्रॉब्लम दैट हैज कम इन द रिसेंट अपडेट। हाँ हर्षल, तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि अगर पोलराइजेशन पाथ बढ़ गया तो मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाना चाहिए ना? नहीं नहीं, पोलराइजेशन पावर बढ़ने से ये डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ सर। यहाँ पर ये कटायन था, हाँ। ये अनायन था, तो ऑलरेडी ये एक हमारा डायपोल मोमेंट था बिकॉज ऑफ हाँ द सर। कटायन अनायन नेचर। हाँ सर। बट अगर डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक ऑपोजिट डायपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है, which is हाँ। cancelling our original dipole moment, it is reducing it, decreasing it। यस सर। तो पोलराइजेशन बढ़ने से यू कैन थिंक ऑफ इट एज कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जा रहा है। ओके ओके सर, समझ गया। हाँ। ओके ठीक है, सर। थैंक यू। ऑलराइट, नाउ एज आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है, दैट साइज ऑफ कटायन, ठीक है, साइज ऑफ कटायन इज समथिंग विच इफ इट इज स्मॉलर तो उससे पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन बढ़ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, कंपेयरिंग दीज एग्जांपल्स, अनायन तो सेम है, कटायन का डिफरेंस है, बट कटायन का क्या है, चार्ज तो सेम है सब में। ठीक है, कटायन का चार्ज सेम है, साइज के बारे में आप नोटिस करोगे
तो Li प्लस और सीजियम प्लस में अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, ठीक है, तो which will have a greater charge density, ठीक है, सेम चार्ज over a smaller region present in Li and larger रीजन में सीजियम में प्रेजेंट है, तो डेंसिटी ऑफ चार्ज लिथियम में ज्यादा होगा. सो एज अ कॉन्सिक्वेंस that lithium will be able to distort the electron cloud more. ठीक है, it will have a greater polarizing power. अब because of that जो कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा LiI का, that will be greater than that of cesium iodide. ठीक है, हाँ करेक्ट आंसर था अमन, करेक्ट गौतम. तो ये कटायन वाला फैक्टर समझ में आया. अब साइज ऑफ अनायन भी नोटिस करना. साइज ऑफ अनायन ऑल्सो प्लेज अ रोल. जैसे ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो यहाँ पर LiF, LiCl, LiBr, LiI. अब इसमें अनायंस का चार्ज तो सेम है, सबका -1 चार्ज है, बट साइज ऑफ द अनायंस इज व्हाट इज डिफरेंट. नाउ अगर अनायन का साइज बड़ा हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स और लूज हो जाएंगे, एज इन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज अनायंस, इनकी चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी एज वी आर गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. अगर चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है तो ये ज्यादा इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएंगे. मतलब लाइक यू कैन इमेजिन, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव एन आयरन बॉल versus let's say you have a rubber ball, right? Now which can be more easily distorted? The one which has a lesser density. तो उसी एनालॉजी से यू कैन थिंक ऑफ दैट यहाँ पर चार्ज डेंसिटी LiI की कम हो जाएगी, मतलब जो आयोडाइड आयन होगा एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन, तो इट कैन बी पोलराइज्ड मोर, उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो साइज ऑफ अनायंस इंक्रीजेस, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन इंक्रीजेस, विच इंक्रीजेस द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड रहेगा विल बी इन एन इंक्रीजिंग मैनर. LiF से LiI कोवेलेंट कैरेक्टर आपका बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग चार्ज और इंक्रीजिंग साइज ऑफ द अनायंस. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर थे. अब इसमें एक लास्ट फैक्टर नोटिस करना, कॉल्ड एज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. ठीक है, क्या फैक्टर है ये, इसमें नोटिस करना. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सॉल्ट्स ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स, ठीक है, they have greater covalent character than those of alkali and alkaline earth metal. Generally ये आपका observation, I'm not sure if you would have seen this before, but एक general understanding जो हमें पता पड़ती है इस जो अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके सॉल्ट्स एंड ऑल काफ़ी रेडिली सॉल्युबल रहते हैं. ठीक है, दे आर क्वाइट इजीली डिजॉल्व्ड इन वाटर, सजेस्टिंग कि उनका आयनिक कैरेक्टर अच्छा है, क्योंकि पोलर पोलर आयोनिक और वाटर भी पोलर है, तो इनके बीच में आयोनिक पोलर इंटरेक्शंस अच्छे होंगे और ये फटाफट डिजॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, बट डी ब्लॉक के जो सॉल्ट्स रहते हैं, ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम रहती है. कुछ सॉल्ट्स डेफिनेटली अच्छे से डिजॉल्व हो ही जाते हैं, बट जनरली स्पीकिंग जितने भी अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट्स की वैरायटी है तो उसमें काफ़ी कुछ सॉल्युबल रहते हैं, बट डी ब्लॉक के कुछ एग्जांपल्स लाइक यू कैन कम अक्रॉस AgCl, AgBr, AgI, ये कैसे एग्जांपल्स हो गए, दीज आर लेस सॉल्युबल सॉल्ट्स. तो इनमें what is understood is that because of the poor shielding of the d electrons,
ठीक है, इनके जो कटायन रहेंगे, कटायन में इनमें कैसा रहता है, डी इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। तो ये डी इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर पुअर शील्डर्स, उसकी वजह से क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पोलराइजिंग पावर ऑफ दीज कटायंस इट इंक्रीजेस। सो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको NaCl एंड CuCl कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखा जाए तो अनायन तो सेम है दोनों में, Cl-, चार्ज ऑफ कटायन भी सेम है, इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 है। अगर आप साइज के हिसाब से देखो, ठीक है, तो साइज के हिसाब से आपको ऐसे जनरल ट्रेंड से साइज का अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड से इनफैक्ट थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है, और K+ से Cu+, यानी कि राइट से सॉरी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो भी साइज कम हो जाता है। तो बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो यू कैन बी ऑफ दिस ओपिनियन कि Na+ का Cu+ के अराउंड सिमिलर साइज रहा होगा। बट आप अगर प्रैक्टिकल डेटा देखोगे तो Cu+ का साइज काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू Na+। रीजन भी, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना इनका कॉन्फ़िगरेशन, 1:2:2p6, दिस इज द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर भी फुल्ली फिल्ड सबशेल्स ही हैं, फुल्ली फिल्ड सबशेल्स हो गए तो इनको सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया। बट द गड़बड़ और द दिक्कत here was that these d electrons they aren't as good a shielder as the s and p electrons। ठीक है, तो उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है एंड Cu+ आयन का साइज comes out to be smaller as compared to Na+ ion, which definitely reveals or increases their covalent character। ठीक है, सिमिलरली जैसे KCl और AgCl में आप बात करोगे, राइट, तो अनायन सेम है, कटायन का चार्ज सेम है, बट कटायन का साइज पे अगर मैं नोटिस करूंगा तो इसमें यही होता है कि Ag+ आयन का साइज छोटा आ जाएगा बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ d electrons। पुअर शील्डिंग ऑफ d electrons causes this kind of a greater covalent character। ठीक है, सो इसका एक जनरल ये एक पॉइंट हम लोगों ने बनाया हुआ है एज अ फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन। क्या क्या था? चार्ज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस, ठीक है, एंड दिस एक अलग से पॉइंट बना दिया, ठीक है, सूडो इनर्ट गैस configuration of ions to highlight these examples of D block because they unusually have high covalent character, मतलब they are something which kind of would be a bit of a challenge for understanding in a simpler manner। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से ये फैक्टर यहाँ पे बना दिया गया है that in case of these D block elements you come across this pseudo inert gas configuration which increases the covalent character in these डी ब्लॉक के सॉल्ट्स और डी ब्लॉक के कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कोवलेंट कैरेक्टर का, हाउ टू कंपेयर इट बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब नोटिस करना दैट ये कोवलेंट कैरेक्टर का एस्पेक्ट हम लोग पढ़ते भी क्यों थे। ठीक है, ये जो कोवलेंट कैरेक्टर का एस्पेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, it sometimes becomes useful in explaining certain properties of ionic compounds। जैसे ये AlCl3 का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, राइट, तो certain ionic compounds show properties which aren't classic ionic compound properties, they show some covalent compound जैसी properties जैसे AlCl3 का। तो टिपिकली ये जो पोलराइजेशन का फिनोमिना है ये ऐसे एक्सेप्शंस को या ऐसे केसेस को एक्सप्लेन करने में काम आता है। ठीक है, नाउ इसी को यूज करते हुए देखते हुए हम लोग इसी एस्पेक्ट पर एक दो प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
नोटिस करना, one of the properties of ionic compounds, that is melting point. तो typically ionic compounds का melting point would be related to their lattice energy. That will be the number one factor. That lattice energy अगर किसी ionic solid की ज़्यादा है, right, that means cation anion के बीच में strong interaction है, तो उसका melting point ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. And another factor which also plays roles sometimes is the percentage covalent character. कि अगर percentage covalent character बढ़ जाएगा तो melting point के साथ में क्या होगा, melting point would decrease, because in general our understanding is covalent compounds have lesser melting point than ionic compounds. तो अगर covalent character बढ़ रहा है तो melting point कम हो जाएगा. Now in the example where both factors complement each other, मतलब दोनों सेम ही ट्रेंड बता रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नोटिस करोगे LIF, LICL, LIBR, LII, राइट. इनमें मुझे मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है, ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, तो आप बोलोगे लैटिस एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, राइट. लैटिस एनर्जी का मैंने फटाफट कैसे आंसर दिया, कटायन सेम है, अनायन अंतर कर रहा है, अनायन का चार्ज सेम है, अनायन का साइज बढ़ेगा. इफ द साइज ऑफ द अनायन इंक्रीजेस तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है. नाउ अब नोटिस करना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से क्या ट्रेंड रहेगा. अगर मैं परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा तो इसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा होगा, करेक्ट, बिकॉज कटायन सेम है, अनायन का चार्ज सेम है, अनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, अनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, राइट. तो दोनों केस में मेल्टिंग पॉइंट का सेम ही ट्रेंड दिख रहा है, दैट यस, एज वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट शुड डिक्रीज. तो जहां पर दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आंसर्स बहुत क्लियरली कन्वीनियंटली आ सकते हैं, ठीक है. हाउएवर इन इंस्टेंसेस, ठीक है, जहां पर दोनों फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट करने जाते हैं तब हम कैसे आंसर करेंगे. What should we do when these factors tend to contradict each other? What will you do? Sir, we'll take the charge because मतलब size तो it is charge increase is like double or triple पर size उतना नहीं increase होता. नहीं, वो तो देखो ना, दोनों केस में उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लाइक बोथ द फैक्टर्स, underlying factors of lattice energy and covalent character are the same charge and size of ions, ठीक है. बट कहीं एग्जाम्पल्स में दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोटिस करो LICL, NaCl, KCl, RbCl, ठीक है, CSCl. ये एग्जाम्पल मैं कंपेयर करवाता हूँ आपसे. अब इस एग्जाम्पल में आप मुझे लैटिस एनर्जी का ट्रेंड बताओ कैसा रहेगा. व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ लैटिस एनर्जी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट. करेक्ट सर्वेश, लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रहा है. क्यों डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज साइज ऑफ आयन बढ़ रहा है, ठीक है. अच्छा, तो लैटिस एनर्जी के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके से रहना चाहिए, ठीक है. व्हाट अबाउट परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर,
परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसी पैटर्न में रहेगा, डिक्रीज करना चाहिए, राइट, क्योंकि अनायन तो सेम है, कटायन का चार्ज सेम है, कटायन का साइज ज्यादा जहाँ पे होगा, ठीक है, साइज जहाँ कम होगा वहाँ पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड उल्टा होना चाहिए था एज पर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट। तो अब मैं किसको सही मानूं? व्हाट शुड आई डू? नहीं, ना तो देखो लैटिस एनर्जी के हिसाब से जाओगे ना कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से जाओगे, बिकॉज ये कॉन्ट्रडिक्शंस आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, ठीक है, दीज आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, ठीक है, कब कौन सा कहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा ये हम लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज अ चैलेंज। तो अब what you need to do is, what you need to understand is, what you need to remember are some crucial examples, ठीक है। You will have to remember these crucial examples because these are, again, as I have repeated many times before, are the classic set of examples that you come across in standard textbooks, and they highlight these points that, why it is not a easy thing to do, why aren't we getting such seamlessly regular trends। तो यहाँ पर अब नोटिस करना, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में NaCl, KCl, RbCl, CsCl, ठीक है, इन सब में, ठीक है, इन सब में व्हाट वी अंडरस्टैंड इज एज पर द लैटिस एनर्जी ट्रेंड आ रहा है। जैसे जैसे हम लोग लैटिस एनर्जी कम होती जा रही है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, बट ये जो LiCl है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सरप्राइजिंगली इन सब से ही कम है, मतलब इट इज इवन लेसर देन ऑफ CsCl। तो देयर वाज दिस ह्यूज इन द फेस एनोमली इन द ट्रेंड दैट LiCl का मेल्टिंग पॉइंट इन सबसे काफी कम ही आ रहा है। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज that in case of LiCl, it is the percentage covalent character that is playing a dominating role and leading to this kind of an exception in the trends of melting point। So ये एक एग्जाम्पल अब आपको आगे ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है, that in this comparison LiCl is even of a lesser melting point than CsCl, ठीक है। यहां पर नोटिस करना, ठीक है, ये 2-3 एग्जांपल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस, ये फोकस आपका नोट्स में रहना चाहिए, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई आगे जाके आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल, इनफैक्ट ऑर्गेनिक में आपने अब ये चीजें शायद धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू कर दिया होगा दैट ऑर्गेनिक में नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप कोई बुक्स वगैरह रेफर करने जाओगे तो उसमें जिस तरीके से थ्योरी दिया होगा, इट वोंट बी इन अ यू नो एग्जैक्ट मैनर जैसा आपको नोट्स में पढ़ाया जा रहा होगा। तो उस केस में नोट्स के एग्जाम्पल दे बिकम वेरी क्रूशियल, बिकॉज वो आपके टीचर्स ने कोलेट करके रखे हुए होते हैं कि ये क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, इनको इस तरीके से पढ़ते हैं तो इट बिकम्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बिकॉज देर आर सम थिंग्स विच यू आर नॉट एबल टू पुट द स्ट्रक्चर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब केमिस्ट्री में आपको मैं बोलूं कि जाओ बुक से आप पढ़ लो, मतलब फिजिक्स में, मैथ्स में फिर भी समटाइम्स स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैथ्स में तो क्या है, मैथ्स में तो एक्चुअली थ्योरी बहुत कम है, इट इज मोर एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस।
ठीक है, बट फिजिक्स में फिर भी कई बार स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक अ सेंस ऑफ द लॉजिकल सीक्वेंस इन विच द थिंग्स हैपन एंड गेट अ सिस्टम आउट ऑफ इट। बट ऑर्गेनिक में आई होप एवरीवन इज ऑन द सेम पेज विद मी दैट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कांट अफोर्ड टू नॉट हैव प्रॉपर नोट्स इन ऑर्गेनिक। ठीक है, सो उसी तरीके से यहाँ पे नोटिस करना, ये जो कुछ सिलेक्ट एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना रहेगा। राइट, जैसे ये वाला आप नोटिस करना, NaCl, MgCl2, AlCl3। अब इन तीनों के केस में लैटिस एनर्जी के हिसाब से जाऊं मैं, तो ऐसा लगेगा कि यस, AlCl3 का लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है, बट इट हैज द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट between the three. It is actually the percentage covalent character here that dominated, right? The charge factor, जिसकी वजह से यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गया लेफ्ट टू राइट, इट डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट सिग्निफिकेंटली। ठीक है, यू हैव दिस एग्जांपल ऑफ BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। इसमें भी आपको एक कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रेंड दिखेगा, लैटिस एनर्जी का अलग, कोवलेंट कैरेक्टर का अलग। ठीक है, तो इसमें ये कोवलेंट कैरेक्टर के हिसाब से अगेन ये ट्रेंड डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, एज अ क्विक समरी, मैंने खूब सारे एग्जाम्पल नहीं लिए जहां पर दोनों फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, वहां पे मैंने एक जनरलाइज्ड वर्जन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया कि दोनों फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके खूब सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। दोनों से सेम ट्रेंड आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट का, बिंदास आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर देयर कैन बी न्यूमरस केसेस जहां पर दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, दोनों फैक्टर्स। अब उसमें से ये कुछ 3 सिलेक्ट एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, जहां पर आई एम शोइंग यू द कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर ऑफ द टू फैक्टर्स, लैटिस एनर्जी एंड कोवलेंट कैरेक्टर। तो इन 3 एग्जांपल्स का आप ध्यान रखना, किस तरीके से कोवलेंट कैरेक्टर इज प्लेइंग अ रोल। ठीक है, ये समझ में आया? नाउ, हैविंग अंडरस्टूड दिस, अब हम नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट का फैक्टर मैंने बात किया था। लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर which is not factor, in fact let's property of ionic compounds, which is this property of solubility। ठीक है, solubility of ionic compounds। now notice करना, when ionic compounds are dissolved in water, so what are the things that happen? The lattice of ionic compound, it breaks down, and the ions which are present in that ionic compound, they start interacting with water molecules, which we say as hydration। राइट, तो अगर मैं ये जो डिसोल्यूशन का स्टेप है, ठीक है, जो ये सॉल्वेशन का या डिसोल्यूशन का स्टेप है, NaCl dissolved in H2O, NaCl solid dissolved in H2O, giving Na plus aqueous and Cl minus aqueous, I can break it down into these two parts, right? It can be thought of as NaCl का lattice breaking into Na plus ions and Cl minus ions, and those ions then getting hydrated, correct? नाउ लैटिस को ब्रेक करने में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, राइट, एंड आयंस के हाइड्रेशन होने पर एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड द टू की फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility, one is the lattice energy and the other is hydration energy of ions। can you see how they affect solubility? अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, राइट, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉलिड ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, करेक्ट। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन ज्यादा होगा, राइट,
तो ये हेल्प करेगी बिकॉज दिस इज द एनर्जी दैट इज गोइंग टू हेल्प ब्रेक द लैटिस। तो अगर ये आयंस वाटर के साथ में ज्यादा हीट रिलीज करेंगे, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। करेक्ट। नाउ ये दोनों फैक्टर समझ में आया आप लोगों को, द टू अंडरलाइंग फैक्टर्स। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट देखना। कहानी में ट्विस्ट क्या है, दैट लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी के जो अंडरलाइंग फैक्टर्स है वो सेम है। लैटिस एनर्जी also depends on charge and size of ions. Hydration energy also depends on charge and size of ions. तो ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एज यू कैन नोटिस, अगर आयंस का चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा और हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो एक कह रहा है सॉल्युबिलिटी कम होगी और एक कह रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सो बोथ दीज अंडरलाइंग factors, they always end up contradicting each other. As a result, there are very irregular observations when it comes to the trend in solubility. ऐसे स्मूथ ट्रेंड्स नहीं मिलते क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स हमेशा ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, राइट? तो अब हम क्या करें? शुड वी लीव इट हियर? फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब अब क्या करना है? कर रहे हैं तो कर रहे हैं कॉन्ट्रडिक्ट, कौन सा कब डोमिनेट करेगा ये सब में हमको नहीं जाना था। पर अब ये ऐसे तो नहीं छोड़ देते हैं, सॉल्युबिलिटी में थोड़ा तो आपको घिसते हैं, ठीक है। एंड इसमें नोटिस करना, ओवर एंड अबव दिस, ठीक है, जस्ट टू ऐसे इंक्रीज द flavor, increase the complexity of things over here, that sometimes in some examples even percentage covalent character also plays an important role. मतलब लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी तो है ही सही, ठीक है, बट अगर कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाता है आयंस का, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल LiCl का सॉल्युबिलिटी कम रहने का one of the reasons is a greater covalent character in that compound. AgCl, AgBr, AgI, इनकी solubility कम होने का one of the important reasons is because of a higher covalent character. तो ये सब आपस में खिचड़ी बना के रखते हैं, तो इन जनरल solubility के ट्रेंड्स बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। नाउ some key observations which I would like you to have, some examples which you should have as part of your note making. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, एक ऑब्जर्वेशन किस तरीके से रहती है। सो जहाँ पर कंपाउंड्स which are formed between same charge ions, ठीक है, मतलब कटायन भी +1 है, अनायन भी -1 है, या कटायन भी +2 है, अनायन भी -2 है, ठीक है, सेम चार्ज आयंस जहाँ पे रहते हैं वहां पर एक ऑब्जर्वेशन नोटिस करी गई है। वो क्या है कि अगर कटायन अनायन दोनों सिमिलर साइज के हैं, दोनों बड़े हैं या दोनों छोटे हैं, तो सॉल्युबिलिटी कम रहती है। बट अगर कटायन अनायन में से एक बड़ा है एक छोटा है, तो जनरली उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर आप इस मैट्रिक्स में नोटिस करोगे, इस कॉर्नर में एंड इस कॉर्नर में दोनों कटायन अनायन सिमिलर साइज के हो गए, यहाँ पे दोनों छोटे हो गए, यहाँ पे दोनों बड़े हो गए, तो इनकी सॉल्युबिलिटी काफी कम रहती है।
एंड जहां पर कटायन अनायन का साइज बड़ा हो जाता है, एज इन डिफरेंट हो जाता है, एक जगह छोटा एक जगह बड़ा है, द ऑब्जर्वेशन इज दैट दे आर फाउंड टू बी रिलेटिवली मोर सॉल्युबल। ठीक है, ये एक की ऑब्जर्वेशन आपके सामने रहेगी। इसके अलावा थोड़ी सी की ऑब्जर्वेशंस और है, यहाँ पे आप नोटिस करना, अगर स्मॉल साइज अनायंस है, ठीक है, स्मॉल साइज अनायन मतलब एग्जाम्पल ऑफ F माइनस एंड OH माइनस, ठीक है, दीज आर स्मॉल साइज आयन के एग्जाम्पल। अगर स्मॉल साइज अनायंस है तो इन केसेस में व्हाट वी हैव सीन इज लैटिस एनर्जी डोमिनेट्स द ट्रेंड। लैटिस एनर्जी के हिसाब से सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे LIF, NAF, KF, RBF, CSF, राइट। तो इनमें इफ यू विल नोटिस लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है। लैटिस एनर्जी अगर कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके का ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। समझ में आया? ठीक है, ये जो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेंड देखा ना, ये LIF से CSF वाला, राइट, तो इसमें ये सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, in case of bigger size ions, sorry, smaller size anions like F minus या OH minus। ठीक है, so जैसे ये लिथियम हाइड्रोक्साइड हुआ या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हुआ, राइट, ये वाले जो ट्रेंड्स रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन रहा है BF2 का, मतलब लेट्स से इन जनरल जैसे ऐसे लैटिस एनर्जी कम होती जा रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, बट ये BF2 इज समथिंग विच इज एक्सेप्शनली हाई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो लाइक एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है विच इज लाइक अ नॉर्मल थिंग, बट ये कुछ एग्जांपल्स ध्यान में रखना। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट लार्जर साइज आयंस, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना स्पेशली लार्जर साइज अनायंस। लार्ज अनायंस में आप नोटिस करोगे कैसे एग्जांपल है लार्ज अनायंस के, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट, सल्फेट, आयोडाइड, राइट, ये सब लार्जर साइज के अनायंस है। तो इनमें हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड डोमिनेट कर रहा है। तो इसमें आप नोटिस करोगे जैसे ये लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इनमें कैसा हो रहा है, एज वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जा रही है। ठीक है, तो समथिंग विच यू कैन रिलेट टू दिस एग्जांपल हियर, दैट solubility in case of larger size ions, the I minus, इसमें किस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है, इसमें एज पर हाइड्रेशन एनर्जी हम ट्रेंड देख रहे हैं। यहाँ पर ये एज पर लैटिस एनर्जी देखने को मिल रहा था स्मॉलर साइज आयंस में वर्सेस लार्जर साइज आयंस में। ठीक, इस तरीके से कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं। ठीक है, अब समटाइम्स एज आई स्पोक अबाउट कोवलेंट कैरेक्टर ऑल्सो प्लेज अ रोल, दैट कोवलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। लाइक ये क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर, AgF, AgCl, AgBr, AgI का, दैट दीज आर highly insoluble salts, AgCl, AgBr, AgI। AgF फिर भी soluble है, but these AgCl, AgBr, AgI are quite insoluble salts because of their greater covalent character। ठीक है, तो ये solubility वाला part isn't something which is pleasant to begin with, and this won't be pleasant to end with also। ठीक है, because of the factors contradicting each other always। तो आपको conceptually,
ठीक है, इतना पार्ट समझ में आना चाहिए दैट solubility कैन बी अंडरस्टूड एज lattice breaking and ions hydrating. So the underlying fundamental factors are lattice energy and hydration energy, along with sometimes covalent character playing a role. And the trends are difficult to decipher. Some of these are the following key observations. ठीक है, हाँ ये आयनिक पार्ट वाला थोड़ा मतलब आयनिक में, इसीलिए आयनिक कंपाउंड स्टार्टिंग में पढ़ाता नहीं हूँ। मतलब इनफैक्ट ये वाला पार्ट आप नोटिस करोगे तो बुकलेट में ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में है, ठीक है, लैटिस एनर्जी का पार्ट एंड आयनिक कंपाउंड्स का पार्ट। बट आई हैव सीन दैट इन द फेस ऑफ स्टूडेंट्स कि जब मैं केमिकल बॉन्डिंग शुरू करता हूँ और अगर मैं आयनिक बॉन्डिंग से शुरू कर दूँ और मुझे ये पता ना पड़ जाए सॉल्युबिलिटी में क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, तो बच्चों का वहीं से गिव अप होना शुरू हो जाता है कि ये क्या है। मतलब क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ट्रॉमा से वो जस्ट रिकवरी करे होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ट्रॉमा के बाद में थोड़ा गैसियस स्टेट पढ़ के उनको थोड़ा लगा होता है कि अच्छा अच्छा चलो ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में अभी भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। बट फिर अचानक से अगर केमिकल बॉन्डिंग में ये पार्ट मैं पहले पढ़ा देता हूँ आयनिक बॉन्डिंग वाला, और उसमें ये चीज़ें ध्यान रखने को बोल देता हूँ, तो मतलब वो थोड़ा ऐसा हो जाता है बच्चों का कि अरे, मतलब ये हेबर साइकिल अगर दिखा दी मैंने किसी को स्टार्ट ऑफ आयनिक बॉन्डिंग में, कहाँ गई वो हेबर साइकिल भी, तो भी बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि भाई चल क्या रहा है ये। तो इसीलिए आई कीप आयनिक वाला पार्ट टुवर्ड्स द एंड, ठीक है, सो दैट यू गाइस कैन फोकस मोर ऑन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स फर्स्ट, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का मेजर लर्निंग जो है वो पी ब्लॉक और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स के ऊपर ही है। ये आयनिक बॉन्डिंग वाला पार्ट भी है इसमें, थोड़ा सा इसमें रट्टा लगेगा बट शुड बी एबल टू मैनेज विद सम रिविजन्स, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट हाँ, यू हैव टू कंज्यूम इट विद सम पिंच ऑफ सॉल्ट, सेइंग कि चलो ठीक है अब ये एग्जांपल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, किस केस में क्या दिया हुआ है, जो ये सिलेक्ट एग्जांपल्स एटलीस्ट जो मैंने नोट्स में बताए वो आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। सो दिस फिनिशेस ऑफ योर चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर का स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस वाले चैप्टर में हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हाँ फ्यूचर में मतलब जनरली कैसा होता है, जैसे सॉल्युबिलिटी वगैरह का तो इतना टेस्ट वगैरह आप लोग करोगे नहीं, बट जनरली इनऑर्गेनिक के काफ़ी सारी लर्निंग में ना इसे यू हैव दीज लैब एक्सपेरिमेंट्स, स्पेशली आयंस कटायंस एंड अनायंस को आइडेंटिफाई करते हुए, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस साल तो मतलब काइंड ऑफ जो आपके सीनियर बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा तो अब एक तरीके से आई डोंट नो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री खत्म सा ही हो गया है। मतलब ऑल दे कैन डू इज वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑफ लैब एक्सपेरिमेंट्स डन, बट खुद से करने का नहीं मिलेगा। अभी आई डोंट नो आप लोगों का अभी कुछ पता पड़ा क्या कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है, लाइक आर इज देयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू गाइस गोइंग टू कॉलेज एंड नहीं अभी नहीं है। वो था अभी महाराष्ट्र सरकार ने 16 जैन का बोला तो था पहले, बट आई थिंक देन दे ओनली सेड कि नहीं नहीं अभी शट डाउन। हम्म, वो तो है, थोड़ा चैलेंज तो है ही सही। ऑफ कोर्स आई लाइक ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन मच मोर देन ऑनलाइन। मतलब मेरे लिए तो मतलब ज़्यादा फन तो क्लास में ही रहता था ना। मतलब इट यूज्ड टू बी अ मोर लाइवली एटमॉस्फेयर, मोर इंटरेक्टिंग। किसी भी टीचर के पर्सपेक्टिव से आप पूछोगे तो दे वुड बी लाइक कि ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है, ऑफ कोर्स बिकॉज यू गेट टू इंटरेक्ट मोर विद द स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों में थोड़ा ओपिनियन स्प्लिट है,
मतलब मोस्ट ऑफ यू आर ऑफ दिस ओपिनियन कि हाँ ऑफलाइन वाज बेटर, क्योंकि अब घर पे रह रह के समझ में आता है ना कितना पर्सनालिटी डल हो जाता है. देर आर सम aspects to it that yes it saves your time, you aren't traveling much, but then it just takes away the fun of preparation. मतलब कोचिंग क्लास जब आप ज्वाइन करते हो तो उसमें एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि भाई मतलब आसपास का कंपटीशन देखने को मिल रहा है, लाइक सीखने को मिल रहा है. ऑल दो सॉफ्टर एस्पेक्ट्स आरंट टेकन केयर. नहीं नहीं, प्रैक्टिस से आता है वन नोट पे लिखना यार. मतलब मुझे भी अब जाके मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी फिर भी लेजिबल हुई है, ठीक ठाक हुई है. तुम लोगों ने देखा होगा ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मतलब मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी भाई, मतलब तब तो बहुत ही चैलेंज होता था. अब इट इज स्टिल मच बेटर. हाँ, हो सकता है, हो सकता है स्टार्ट हो जाए. हाँ, नहीं SO3 में तो हाइब्रिडाइजेशन SP2 ही होगा ना सर्वेश. 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर है ही नहीं ना. SO3 2-. उसमें भी वैसे ही रहेगा ना. SO3, अच्छा तुम कह रहे हो SO3 2- में. यस सर. SO3 H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड ना. हाँ, नहीं इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए. DPP में sp2 दिया है. नहीं नहीं sp3 होना चाहिए, करेक्ट. सर और MOT से हम ट्राइएटॉमिक का नहीं निकाल सकते. हम नहीं निकाल सकते. जिनको आता है निकालना वो निकाल सकते हैं. तो अब अपने सिलेबस में डायटोमिक तक ही है. ओके. ठीक है, तो कहीं पे भी डायटोमिक का डिस्कशन हो रहा है तो एमओटी में घुस जाना. बट अगर कहीं पे मोर देन थ्री थ्री या थ्री से ज्यादा एटम्स का डिस्कस हो रहा है तो हाँ वीबीटी के हिसाब से ही जाना. अच्छा चलो इसमें तो बता दो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या डाउट्स रहे हैं आप लोगों के. एफबीओ का एटलीस्ट इतना पार्ट तो कर लेते हैं. लैटिस एनर्जी सिमिलर टू आयोनाइजेशन, सॉरी बॉन्डिंग एनर्जी संयम. मतलब जैसे आयनिक कंपाउंड्स में कैसा रहता है, कटायन अनायन का नेटवर्क रहता है. ठीक है, cations आर सराउंडेड बाय अनायंस, अनायंस आर सराउंडेड बाय cations, राइट. तो ये पूरा ऐसा लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार रहता है. ठीक है, तो इसमें कितनी स्ट्रेंथ है वो लैटिस एनर्जी से डिनोट होती है. तो अगर चार्ज ज्यादा रहेगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगी, आयंस पास पास रहेंगे तो लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगी, इस तरीके से. हाँ, तो करें कुछ आप लोगों ने डाउट्स एफबीओ में कुछ डिस्कस करने हैं, डीपीपीज में कुछ डिस्कस करने हैं पुराने डाउट्स. डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं, बता दो कौन सी डीपीपी डिस्कस करें पहले. सर हाँ, बता दो डीपीपी कौन सा, मतलब ये 1920 करना है या इसके पहले का कोई करना है.
सर डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? नहीं, आवाज ब्रेक। डिसोसिएशन एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जी ओनली। बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी लगती है उसको वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकते हैं। सर ये आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के लिए होता है। कहाँ पे आ गया वो, बुकलेट में कहीं पर है क्या? सर डीपीपी में था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं छोड़ दो वो। इट इज रिलेटेड टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टल्स के सिमिलर पैटर्न्स में आइसोमॉर्फ्स रहते हैं, मतलब वो अभी आपके लिए नहीं है, गलती से होगा सर वो। सॉल्यूशन में लिखा था कि जो कंपाउंड्स के आयंस के सेम शेप और हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेम शेप एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन जिन कटायन अनायन के आयनिक कंपाउंड में। आयंस के। हाँ मतलब इट कुड बी अ वे, मतलब आयनिक कंपाउंड्स में सिमिलर स्ट्रक्चर जिनके होते हैं ना उनको आइसोमॉर्फ्स कहा जाता है। लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिनके सिमिलर रहता है, तो अगर कटायन अनायन सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही रहेगा। तो उस केस में यू कैन यूज द वर्ड आइसोमॉर्फ्स फॉर दोज केसेस। हाँ हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आप लोग अब बता दो कौन से सर डाउट्स। बुकलेट और इसके मैं पहले बुकलेट के पूछ रहा था, तुम बुकलेट के बता ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे बुकलेट के पहले बता दो। ऑन प्रायोरिटी आई वुड वांट टू टेक ऑफ बुकलेट फर्स्ट। ये एफबीओ वाले सेक्शन में एनी डाउट्स? गेट इक्विप टू एडवांस वन ऑप्शन करेक्ट में एनी डाउट्स? गेट इक्विप टू एडवांस्ड वन और मोर देन वन में एनी डाउट्स? हाँ बोलो ईशान। एफबीओ में एमओटी का कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? एक मिनट, लेट मी फाइंड इट आउट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेंथ, तो इसमें तो आप बता सकते हो ना। आप इसमें O2 में, ठीक है, MOT से एक्चुअली आंसर होने की जरूरत नहीं है इसमें। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। H2O2 में इट वाज अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एंड ओजोन में, ठीक है, ये सब आप VBT के हिसाब से चल सकते हो। O2 में आप VBT एंड MOT के हिसाब से दोनों से बता सकते हो, ठीक है। इसमें आपका ये रेजोनेंस रहता है एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रहेगा। तो नाउ यू कैन कमेंट ऑन द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ऑलराइट, गेट इक्विप्ड टू, और सॉरी गेट इक्विप्ड टू एडवांस में पैसेज में, ओके। पैसेज 2 का क्वेश्चन 6, ओके। पैसेज 2 कहाँ गया? पैसेज 2, अच्छा। तो इसमें कौन से वाले ऑप्शन में डाउट आ रहा है? सेकंड सर। सेकंड वाले में।
इसमें बोला जा रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 प्लस एंड N2 माइनस, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा, हाँ ठीक है। अब N2 माइनस हैज मोर ABMO इलेक्ट्रॉन्स ना, हाँ सर। तो दैट विल हैव अ मोर डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट। हाँ तो उसकी वजह से जो एनर्जी रहेगा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड ब्रेक करने का एनर्जी, अच्छा वो कम हो जाएगा। वो कम हो ठीक है जाएगा। ठीक है सर, समझा सर। कहाँ मिला रेज हैंड का ऑप्शन सर्विस? सर रिएक्शंस में। रेज करके दिखाओ। एक सेकंड। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रहा। हाँ, कुछ तो बग आया है नए अपडेट के बाद में। होपफुली इट शुड गेट रिजॉल्व्ड। एनीवेज, और कौन सा डाउट था आप लोगों का? इसने गेट इक्विप टू एडवांस मैट्रिक्स मैच में एनी डाउट? मैट्रिक्स मैच 8 वाला, एक मिनट लेट मी सी कौन सा है 8 वाला मैट्रिक्स मैच। हाँ ये अच्छा है। इसमें एक्चुअली व्हाट यू नीड टू हाँ, मिक्सिंग ऑफ S&P ऑर्बिटल्स, ये T वाला भी था। सो इसमें कैसा होता है, जब आपने लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, तो उस टाइम पर जब हम लोग ये रिलेटिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डिफरेंस देख रहे थे कि यहाँ पर एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर दूसरा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में ये sp मिक्सिंग आता है। द interaction between the S and P orbitals, it results into this difference in the energy levels. तो इसमें कैसा बोला जाता है that इसके पहले, ठीक है, जो अपन ये ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे, जैसे O2 में ये डिस्कस किया था अपन ने, ठीक है, तो O2 में यू रिमेम्बर कैसा डायग्राम था? O2 में द डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम was in the following manner, ठीक है, तो इसमें कैसा हो रहा था, 1s के साथ में इंटरेक्ट कर रहा था और उससे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स समझ में आ रहे थे, ठीक है। 2s के साथ में इंटरेक्ट कर रहा था और उससे हमें हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स समझ में आ रहे थे, ठीक है। 2pz के साथ इंटरेक्ट कर रहा था और उससे हमें उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स समझ में आ रहे थे, राइट, and that led us to understand the way in which energy of molecular orbitals was, ठीक है। however, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, in these lighter elements, ठीक है, जो ये C2 N2 B2 इन सब में what we understood was that there was this change in energy level that happened, ठीक है। ये change in energy level क्यों हुआ? because of sp mixing। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करना that rather than 2s interacting with each other, it was 2s and 2pz, ठीक है, because of their, नोटिस करना, सेम सिमेट्री,
जो 2s और 2pz, ठीक है, सिग्मा 2pz जो ये है 2s एंड सिग्मा 2pz, इनका सिमेट्री जो है वो सेम है, एज वेल एज बिकॉज ऑफ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ये जो 2s और 2p था इनके बीच का एनर्जी लेवल या एनर्जी गैप कम था, तो इन चारों का आपस में इंटरेक्शन होता है जिनसे आपके 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन से? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, ये इन चारों से आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन ये जो सिग्मा 2pz का एनर्जी है वो पाई 2px पाई 2py से ज्यादा बोला जाता है। तो द अंडरलाइंग रीजन हाईलाइटेड फॉर दिस relative change in the energy of orbitals is because of the phenomena of sp mixing. ठीक है, तो that is observed in which all cases, right? N2 and below. ठीक है, तो ये B2 में और N2 में आपको ये T ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये O2 एंड O2 के ऊपर वाले जो थे उनमें देखने को नहीं मिल रहा था। अच्छा, अब ये जो अंडरगोज रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला है, ठीक है, आई थिंक वो पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे B2 में पैरामैग्नेटिक रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, N2 में ऐसा कुछ नहीं रहेगा और B2 का बॉन्ड ऑर्डर भी 1 रहेगा। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा, O2 माइनस का एंड O2 का ये दोनों पैरामैग्नेटिक रहेंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक रहेगा, ये भी पैरामैग्नेटिक रहेगा, बट बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 रहेगा और इसका 1.5 हो जाएगा, तो इसमें S नहीं आएगा। अच्छा, अब रहा सवाल ये अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, तो इसको कैसे जज करना है, हाउ डू आई जज दिस? तो इसके लिए, ठीक है, ध्यान से समझना, undergoes oxidation. What is oxidation? That is loss of electron. ठीक है, so if loss of electron results in increase of bond order, results in increase of bond order, तो फिर उसकी टेंडेंसी रहेगी results in increase of bond order, then tendency to undergo oxidation would be there. तो अब आप यहां पर देख लो, B2 में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम हो जाएगा, 0.5 रह जाएगा, नहीं चाहिए। N2 में अगर मैं इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2.5 हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। O2 माइनस में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से 2 हो जाएगा, तो यस, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। O2 में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हटा के O2 प्लस बना दूंगा तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5 हो जाएगा, है ना। O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, करेक्ट, तो इसको भी टेंडेंसी रहेगी।
टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरीके से अब आप रिडक्शन का सोच सकते हो। ठीक है, undergoes reduction, that is gain of electron। reduction का मतलब यही होता है ना, gain of electron। so if gain of electron results in increase in bond order, तो ये होगा। तो आप उस हिसाब से आंसर कर लो। समझ में आया? B2 में यस, N2 में नहीं, O2 में नहीं, O2 माइनस में नहीं, उनमें नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन O2 माइनस में भी नहीं। हाँ ठीक है, बस इतना रहेगा। समझ में आया? अच्छा, और कोई डाउट? एनी अदर क्वेश्चन यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? नहीं, आपको सिंपली इतना करना है, देखो अगर दो एटम्स का केस है, मॉलिक्यूल है, आयन है दो एटम का, तो वीबीटी लगाना है, सॉरी एमओटी लगाना है। कहीं पर भी तीन एटम या उससे ज्यादा हैं, यू हैव टू थिंक वाया वीबीटी ओनली। ठीक है, ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, बॉन्ड ऑर्डर दोनों से सेम आता है, अंतर नहीं आएगा। सर बोलो। सर एन बुकलेट का, सर डीपीपी का डाउट है, पूछो। बोलो ना, कौन सा डीपीपी का? 20 कौन सा? 20 20। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन। NO bond length in NO gaseous molecule will be smaller than in NOCl। हाँ सर, NaCl वाला बताओ। NOCl में अब N डबल बॉन्ड O और Cl अगर है, इफ दिस इज द केस, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 रहेगा, राइट, वर्सेस NO में ये बॉन्ड ऑर्डर अपन ने MOT से निकाला था, ये 2.5 था। ठीक है, एंड यहाँ पर ठीक है, सर और O3 में देख हम लोग ये दो ऑर्डर है। क्या 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 आवाज ब्रेक हो गई तुम्हारी। सर O3 का, O3 में तो VBT से जाओगे ना, उसमें तो रेजोनेंस होता है ना। सर वो लोग का बॉन्ड ऑर्डर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंपेयर कर सकते हैं हम।
मतलब वर्सेस O2। हाँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, मैं बोला वो कंपेयर नहीं कर सकते, मेरे को लगा। नहीं नहीं नहीं, ये हमने सो MOT से VBT एंड MOT both are giving this bond order। ठीक है, यहाँ पर सेम VBT एंड MOT is going to give you the same answer only, but क्योंकि MOT हमने अप्लाई करा नहीं है on 3 atoms का केसेस। VBT से ढूंढ। हाँ ठीक है सर। ठीक है। PF3 का एंगल ज्यादा रहेगा ना, PH3 में तो ड्रेकोज रूल रख जाता है ना सर्वेश, तो उसमें तो बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू 90 डिग्री ओनली। तो हाँ हाँ DPP 15 का क्वेश्चन 6, उसमें ClO2 का हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे कंपेयर करने बोला है। सॉल्यूशंस पे ClO2 का हाइब्रिडाइजेशन दिया है, बट अगर ऐसे ही कोई आ जाए तो हम कैसे ही करेंगे? DPP 16 में 6 का DPP 15 15 में, ओके DPP 15 में 6 क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल के बारे में बोला जा रहा है ना, यस सर। तो कौन सा वाला कह रहे हो तुम? Cl2O? ClO ClO2? अच्छा 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 अच्छा। तो उसको आप एक बार VSEPR से भी सोच सकते हो ना, क्योंकि OCl2 में तो कैसा है, 2 लोन पेयर है, और ClO2 में 1 लोन पेयर है और 1 ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से VSEPR के हिसाब से भी आंसर कर सकते हो ना, कि लोन पेयर यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा बॉन्ड एंगल्स का तरीका था कंपेयर करने का, उसमें कैसा था, पहले हम लोग शेप और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानते थे, यस तो वो तो यहाँ पर दोनों में लाइक अगर ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, sp3 होगा या sp2 होगा। ठीक है, यस अगर sp2 हुआ तो एनीवेज ये एंगल ज्यादा होगा, और अगर sp3 भी है, ठीक है, इवन इफ आई टेक sp3, तो भी फिर यहाँ पर देन आई कम टू द सेकंड पॉइंट कि यहाँ पे 2 लोन पेयर है और यहाँ पे 1 लोन पेयर 1 ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर रिपल्शंस कम होने की वजह से ये एंगल ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। हाँ ठीक है, तो मुझे कृष्णा ने एक सेट ऑफ डाउट्स भेजे हैं, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली क्विकली एक बार फटाफट। अगर बाकी लोगों को डाउट्स नहीं है तो यू गाइस कैन लीव, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप बैठे रहो। सो DPP 11 में कृष्णा ने पूछा है 5th का D, कार्बोकटायन CH3 प्लस, नहीं ना, उसका तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा ना, CH3 प्लस का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, देन DPP 13 का तुमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5, impossible for all fluorine atoms to be in the same plane। तो X में इम्पॉसिबल था ना, इसमें अपन ने नोटिस किया था ना, डू यू रिमेम्बर दिस, ये अपन लोगों ने डिस्कस किया था दैट
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट। तो इसमें यहाँ पर ये एक अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो फिर फ्लोरीन हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड इन ऑर्बिटल्स के बीच में हो गया है, देन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा, तो फ्लोरीन फिर वर्टिकल प्लेन में रहेंगे, सो दे कांट बी इन द सेम प्लेन, राइट। हाँ, अब Y में आप नोटिस करो, Y में कैसा रहेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो ये पाई बॉन्ड इधर ही बन गया और ये पाई बॉन्ड इधर ही बन गया, ठीक है। अब रहा सवाल बोरॉन का, तो यहाँ पर अब ये फ्लोरीन कैसे भी रह सकते हैं, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, तो ये फ्लोरीन दोनों वर्टिकल प्लेन में भी रह सकते हैं, दोनों फ्लोरीन हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी रह सकते हैं, अलग अलग प्लेन में भी रह सकते हैं, तो पॉसिबल तो है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। हाँ, चांस है, मतलब पॉसिबिलिटी के बारे में बात करा जा रहा है। इम्पॉसिबल फॉर ऑल फ्लोरीन एटम्स टू लाई इन द सेम प्लेन, फिफ्थ वाले का आंसर क्या दिया है, ए ही तो दिया है फिफ्थ वाले का, तुम कहाँ पढ़ रहे हो। ठीक है, देन नेक्स्ट तुमने पूछा है डीपीपी 14 का 6 एंड 8, डीपीपी 14 का, अरे तो एक इसमें इम्पॉसिबल हो गया ना, एक्स में इट इज नॉट, ये तो पूछा इट इज इम्पॉसिबल टू बी इन द सेम प्लेन। 14th वाले में क्वेश्चन नंबर 6, नहीं वो ठीक है, आइसोमॉर्फस छोड़ दो, लेट इट बी। 8th वाला तो ये हम लोगों ने डिस्कस करा था ना क्लास में, इसमें तो आपको थोड़ी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, इसमें दोनों फ्लोरीन सेम प्लेन में रह सकते हैं, मतलब चारों फ्लोरीन, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है 8th वाला। इसमें थोड़ी सी आप मैथ लगाओ, ये वाले में ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, और ये सेम प्लेन में रह सकते हैं। कैसे सेम प्लेन में रह सकते हैं, वो सिग्मा पाई का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, कि मान लो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इनके बीच में है, ठीक है, एंड ये पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल वालों के बीच में है, राइट। तो ये दोनों एफ वर्टिकल प्लेन में रह सकते हैं, इधर के भी दोनों एफ वर्टिकल प्लेन में रह सकते हैं। अब आपको सी एफ बॉन्ड लेंथ के बारे में बता दिया और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में बता दिया, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द स्मॉलर फ्लोरीन फ्लोरीन डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालना है डी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना एक तरीके से, मतलब there will be 3 different fluorine fluorine distances in the molecule, assuming the ideal bond angles and no distortion, find out the 2 smaller, तो एक ये निकालना है D1 और एक ये निकालना है D2, ये 2 डिस्टेंस रिपोर्ट करना है आपको। तो आपको ये CF पता है, ठीक है, मतलब ये 60 डिग्री एंगल पता है, तो आप ये वाला तो ट्रिग्नोमेट्री से रिपोर्ट कर सकते हो, ये चीज़ ये बॉन्ड तो पता है 60 डिग्री से, आप ये बता दो और इसको डबल कर दो, ठीक है।
फिर आप ये वाला बता दो, और फिर कार्बन कार्बन के 3 डबल बॉन्ड्स ऐड करके उसमें कर दो। मतलब ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसमें क्या बताऊँ मैं, हो जाएगा ना। तीसरा वाला ये रहेगा ना, इसके और इसके बीच में, मतलब डायगोनल वालों के बीच में, ये D3 रहेगा। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल है ना, यहाँ पे कोई लॉकिंग नहीं होगी ना। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, इंटरलॉक हो गए पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ पे रोटेशन नहीं हो सकता। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है ना सर्वेश। अच्छा, देन DPP-15 का, एक मिनट, DPP-15 का 2 नहीं, जैसे NOF में डबल बॉन्ड बनेगा, NO2 माइनस में रेजोनेंस होगा, NO3 माइनस में रेजोनेंस होगा, और NH2OH में सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो ना, B और C ऑप्शन का। इसमें ये आप नोटिस करो ना, यहाँ पर N डबल बॉन्ड OF, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, NO2 माइनस में यहाँ पर रेजोनेंस होता था, राइट। तो इसमें आई थिंक बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1.5 था। ठीक है, NO3 माइनस में आई थिंक 1.33 था। और NH2OH में, तो उसमें तो लाइक बॉन्ड ऑर्डर जस्ट 1 है। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड कहाँ होगा, ए ऑप्शन में। सेकंड का क्या आ गया, ए सही तो है। शॉर्टेस्ट बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर जहाँ ज़्यादा होगा। फोर्थ वाला तो हमने क्लास में करा हुआ है, सारे सारे एग्जाम्पल। फोर्थ वाले में क्या पूछ रहे हो तुम? सिक्स्थ वाला तो मैंने भी बता दिया था सर्वेश को। ठीक है, देन DPP-16 में तुम्हारा DPP-15 हो गया। DPP-15 में सॉर्टेड है। ठीक है, DPP-16 में 8th का B, the pp back bond in BCl3 but BH3 does not contain any such bond। हाँ, मतलब H के पास में लोन पेयर देने के लिए है ही नहीं ना बैक बॉन्ड बनाने के लिए। H के पास लोन पेयर कहाँ से आएंगे, तो उसमें ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, DPP-19 में 7th and 8th, 7th में which of the following statement is not correct बोला है। Not correct regarding bonding molecular orbitals। Bonding molecular orbitals possess lower energy, करेक्ट है। हैव लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इनकरेक्ट हो गया ना। हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उनके न्यूक्लियस के बीच में ही तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। देन सी ऑप्शन में एवरी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट्स टू अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, हाँ ये करेक्ट है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द लोब्स कमिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव द सेम साइन, हाँ तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। समझ में आया?
हाँ, और 8th वाला में वो सीधे सीधे ए थोड़ा ना गलत होगा। ए में है ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पोजेस लेसर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अरे ए थोड़ा ना गलत होगा, बी गलत होगा ना। 7th का आंसर बी तो दिया हुआ है, कहाँ कंफ्यूजन आ गया? ठीक है, एंड देन लास्टली DPP 20। DPP 20 में कौन सा क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 6? तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py तो है। अच्छा, इसके पिछले वाले में 8th वाला भी था ना, हाँ हाँ सॉरी। तो इसमें वो जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है नीचे वही तो है। आप He2+ के बारे में नोटिस करो, ठीक है। He2+ के बारे में बोला जा रहा है, इज इट गोइंग टू बी स्टेबल टुवर्ड्स डिसोसिएशन इनटू हीलियम एंड हीलियम प्लस, राइट। इज इट स्टेबल टुवर्ड्स डिसोसिएशन इनटू हीलियम एंड हीलियम प्लस। अब आप अगर He2+ का डिस्क्रिप्शन देखोगे, राइट, सो इसको आप रिवर्स वे में चलो सोचो, ठीक है। आई थिंक दैट विल बी अ वे इन विच you should be able to grasp it better। कि अगर मैं एक हीलियम और हीलियम प्लस को पास में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s का, राइट। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? इज देयर अ लोअरिंग ऑफ एनर्जी दैट इज हैपनिंग? He एंड He+ से अगर He2+ बन रहा है, इट हैज बॉन्ड ऑर्डर 0.5, मतलब लोअरिंग ऑफ एनर्जी हो रहा है ना। राइट, सो फिर ये डिसोसिएट नहीं होना चाहेगा, लाइक इट वुड वांट टू स्टे इन दिस मैनर, राइट। सो दैट मींस इट इज स्टेबल टुवर्ड्स डिसोसिएशन, मतलब ये स्टेबल रहेगा, it will be not dissociating readily into He and He+। ठीक है, देन DPP 20 में तुमने जो पूछा है DPP 20 में कहाँ गया क्वेश्चन 2 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिक्स्थ वाले में कौन से ऑप्शन में डाउट है? तो वो तो एक सुपर ऑक्साइड एक पर ऑक्साइड हो गया ना। एक में O2- आयन है और एक में O22- आयन है। सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड का केस हो गया ना। ये तो अपने क्लास में करा हुआ है ना। ठीक है, सर आपने वो N2- का कंफर्म किया? N2- का अरे नहीं मिला मुझे यार। इनफैक्ट आई फाउंड like some subjective explanations but not the molecular orbital diagram। मुझे N2- का molecular orbital diagram उस टाइम तो नहीं मिला था, बट देन थोड़ा सा और देखना चाहिए मुझे।
ठीक है, मुझे एक बार दोबारा रिमाइंड करना. लेट मी स्पेंड सम मोर टाइम ऑन इट. अगर मिलता है तो आई शेयर. ठीक है. चलो, ऑल राइट देन. सर इस वीक में 2 ही घंटे के लेक्चर्स है. हम्म. चलो, और कुछ डाउट है? एनीथिंग एल्स? अदरवाइज क्लोज करते हैं. हाँ ठीक है, मैं वो पिछले डाउट वाला रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में. ठीक है, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट थर्मो स्टार्ट करेंगे. चलो, ऑल राइट देन. टेक केयर गाइस.